एक नैरो सी पैसेज और उससे गुजरता है लगभग दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए तो ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, कंट्रीज की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है और एनर्जी मार्केट पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में और साथ ही हम देखेंगे ईरान वर्सेस इजराइल के मिडिल ईस्ट रीजन के कॉन्फ्लिक्ट को। साथ ही मैप के थ्रू हम समझेंगे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। अब अगर हमें ईरान इसराइल रिलेशंस को अच्छे से समझना है तो एक पीरियड को हमें काफ़ी अच्छे से जानना पड़ेगा। वो है 1948 से 1979 तक का पीरियड। 1979 से पहले ईरान और इसराइल फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करते थे, यानी उस टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे ये दोनों। और कॉपरेशंस इंक्लूडेड ऑयल फॉर आर्म डील्स, मतलब ईरान इसराइल को ऑयल सप्लाई करता था और इन रिटर्न इसराइल ईरान को डिफेंस इक्विपमेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करता था। इसी के साथ इसराइल ने एक डॉक्ट्रिन भी फॉलो की जिसको बोलते हैं पेरीफेरी डॉक्ट्रिन, अलायंस विद नॉन अरब स्टेट्स लाइक ईरान एंड तुर्की। उस टाइम अरब स्टेट्स जैसे सऊदी अरेबिया, इस डॉक्ट्रिन का आइडिया ये था कि इसराइल मिडिल ईस्ट के अरब नेशनलिस्ट स्टेट्स के प्रेशर बैलेंस करने के लिए नॉन अरब रीजनल पावर्स जैसे ईरान और तुर्की के साथ अलायंस डेवलप करे। लेकिन 1979 में सब कुछ चेंज हुआ जब आयतुल्लाह अली खोमेनी इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आए। उन्होंने इसराइल को इलेजिटिमेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया, मतलब इसराइल अब ईरान की नज़र में इसराइल का कोई वजूद नहीं था और इसराइल उस टाइम ईरान का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल अपोनेंट बन चुका था। यहीं से ईरान इसराइल रिलेशंस एलाइज से डायरेक्ट एडवर्सरीज में ट्रांसफॉर्म हो गए और आज के वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए ये हिस्टोरिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी। प्रॉक्सी वॉर का सिंपल मतलब है कि दो कंट्रीज डायरेक्ट वॉर नहीं करती बल्कि एक थर्ड पार्टी ग्रुप के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट फाइट करती हैं। ईरान ने एग्जैक्टली इसी स्ट्रेटेजी को यूज किया इसराइल और यूएस पर प्रेशर बनाने के लिए। ईरान ने वेस्ट एशिया में कई प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेटवर्क बिल्ड किया है जिसे अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। सबसे पावरफुल प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्लाह लेबनान में। ये ईरान का स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई माना जाता है और इसके पास लार्ज मिसाइल आर्सेनल है जो ईरान के नॉर्दर्न बॉर्डर पर प्रेशर क्रिएट करता है। फिर आते हैं हमस एंड इस्लामिक जिहाद इन गाजा, जो इसराइल के सदर्न फ्रंट पर कॉन्फ्लिक्ट को एक्टिव रखते हैं। फिर आता है हूतीज यमन में। हूतीज भी ईरान के लाइन ग्रुप हैं। ये रेड सी शिपिंग रूट्स को टारगेट करते हैं जिससे ग्लोबल ट्रेड और मैरीटाइम सिक्योरिटी इम्पैक्ट होती है। और इराकी मिलिशियाज, जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज या पीएमएफ भी कहते हैं, ये कई बार इराक और सीरिया में यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते हैं। अब सवाल आता है ईरान ये प्रॉक्सी नेटवर्क क्यों मेंटेन करता है। इसके तीन मेजर स्ट्रेटेजिक पर्पस हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, मतलब ईरान अपनी सिक्योरिटी को रीजनल लेवल पर एक्सटेंड करता है। दूसरा आता है एनसर्कल इसराइल। अगर आप मैप देखें तो लेबनान, गाजा और सीरिया के थ्रू इसराइल को मल्टीपल फ्रंट से प्रेशर मिलता है। और तीसरा डायरेक्ट वॉर अवॉइड करना। जैसे कि हमने पहले देखा, ईरान और इसराइल के बीच फुल स्केल वॉर बहुत कॉस्टली होगा, इसलिए प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इसी वजह से वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट अक्सर डायरेक्ट वॉर से ज्यादा प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में देखा जाता है। अब हम देखते हैं ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की टाइमलाइन। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट आता है 2018 में, जब यूएस ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन न्यूक्लियर डील से विड्रॉ किया। JCPOA एक एग्रीमेंट था जिसमें ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करता और बदले में यूएस से उसको सैंक्शन रिलीफ मिलता। जब यूएस इस डील से बाहर आया तो ईरान और वेस्ट एशिया के रिलेशंस रैपिडली चेंज हो गए, मतलब नेगेटिव की तरफ ही जाने लगे। दूसरा मेजर एस्केलेशन आता है 2023 में, हमस अटैक ऑन इसराइल। जब हमस ने इसराइल पर लार्ज स्केल अटैक लॉन्च किया, इसके बाद इसराइल हमस वॉर शुरू हुई और रीजनल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन हमस को ईरान का सपोर्ट पूरा मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट डायरेक्ट ईरान इसराइल मिसाइल एक्सचेंजेस। ईरान और इसराइल के बीच फर्स्ट डायरेक्ट मिसाइल एक्सचेंज हुए। पहले दोनों कंट्रीज मोस्टली प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट फाइट करते थे, जैसा कि हमने पीछे वाली स्लाइड्स में देखा। लेकिन ये पहली बार हुआ जब डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुआ दो कंट्रीज के बीच में। इसके बाद 2025 में इसराइल ईरान वॉर हुआ जिसमें रीजनल सिक्योरिटी को और इनस्टेबल बना दिया। और लेटेस्ट एस्केलेशंस तो आप सभी ने देखे ही हैं। फरवरी 2026 में इसराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के मल्टीपल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे एयर स्ट्राइक्स किए जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की भी डेथ हो गई है। तो अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो क्लियरली समझ आता है कि ईरान इसराइल राइवलरी एक ग्रेजुअल एस्केलेशन प्रोसेस रही है, न्यूक्लियर डील कोलैप्स से शुरू होकर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक।
अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल चौक पॉइंट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और हाल ही में द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस भी बहुत फेमस हो रहा है। इसको अक्सर वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी चौक पॉइंट कहा जाता है। रीजन सिंपल है, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस सप्लाई का इसी नहरों से पैसेज से पास होता है। हर दिन लगभग 21 मिलियन बैरल्स ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर ग्लोबल ट्रेड देखें तो ये लगभग उसका 20 to 25% जाता है। साथ ही ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्ट्स का भी सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ से गुजरता है। अब ज्योग्राफी समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स चौड़ा है और एक्चुअली शिपिंग लेन्स तो और भी नैरो हैं, रफली 2 माइल्स ईच। मतलब अगर यहाँ डिस्ट्रप्शन हो जाए तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई इमीडिएटली इम्पैक्ट हो सकती है। और एक स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी है, ईरान का ज्योग्राफिकल एडवांटेज। स्ट्रेट के नॉर्दर्न कोस्ट पर ईरान का कंट्रोल है, का मतलब ईरान थियोरेटिकली मैरीटाइम ट्रैफिक को थ्रेटन कर सकता है। इसी रीजन से ईरान यहाँ डिप्लॉय कर सकता है एंटी शिप मिसाइल्स, नेवल माइंस, फास्ट अटैक बोट्स और ड्रोन्स। ये कैपेबिलिटीज स्ट्रेट को एक्सट्रीमली वल्नरेबल बना देते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है या और ज़्यादा बढ़ जाए तो ये स्ट्रेट टेम्परेरी ब्लॉक हो सकता है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइस स्पाइक हो सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टर्ब हो सकता है। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। अब सवाल आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका आंसर समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज इस रूट पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, यूएई और बहरीन। इन कंट्रीज का लार्ज पोर्शन ऑयल और गैस एक्सपोर्ट का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही ग्लोबल मार्केट तक पहुंचता है। एग्जांपल्स के लिए कतर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर्स है, यानी लिक्विड नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है, और उसकी गैस शिपमेंट्स भी इसी रूट से पास होती हैं। इसी तरह इराक और यूएई मेजर ऑयल एक्सपोर्ट्स भी इसी चौक पॉइंट्स पर डिपेंड है। लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ एक्सपोर्टर्स तक लिमिटेड नहीं है, मेजर ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज भी डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन भी। ये सब कंट्रीज मिडिल ईस्ट से लार्ज अमाउंट्स में एनर्जी इंपोर्ट करती हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्ट्रप्शन हो जाए तो सिर्फ गल्फ कंट्रीज नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकती है। ऑयल प्राइजेस स्पाइक हो सकते हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है और एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस क्रिएट कर सकती है। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो अब अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है। डिफरेंट मेजर पावर्स ने इस सिचुएशन पर अलग अलग रिएक्शन दिया है। इसको हम यहाँ न्यू पावर अलाइनमेंट कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस ट्रेडिशनली इसराइल का स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में भी यूएस ने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट इसराइल को दिया है और कई सिचुएशंस में डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट भी दिया है, स्पेशली रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू। दूसरी तरफ चाइना का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। चाइना ने जनरली मिलिट्री स्ट्राइक्स को कंडेम किया है और डिप्लोमेसी और स्टेबिलिटी की बात की है, लेकिन चाइना का मेन कंसर्न यहाँ है एनर्जी सिक्योरिटी पे, क्योंकि चाइना मिडिल ईस्ट से लार्ज अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ स्टेबिलिटी चाइना के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेजर एक्टर है रशिया ने लार्जली यूएस और इसराइल के एक्शंस को क्रिटिसाइज किया है और कई जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन किया है। ये अलाइनमेंट पार्टली यूएस इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो अगर ओवरऑल देखें तो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं है बल्कि मेजर ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट और अलाइनमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अब अगर हम ईरान की नेबरिंग कंट्रीज और कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात करें तो ईरान की नेबरिंग कंट्रीज में नॉर्थ में आता है तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट में आता है अफगानिस्तान और उसके नीचे आता है पाकिस्तान। अगर हम नॉर्थ में देखें तो यहाँ 2 कंट्रीज आती हैं जो कि यूरोप में आती हैं, अज़रबैजान और आर्मीनिया। नॉर्थ वेस्ट में देखें तो इधर एक कंट्री आती है टर्की और वेस्ट में देखें तो आता है इराक। और कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ की बात करें तो नॉर्थ में है कैस्पियन सी, साउथ वेस्ट में है पर्शियन गल्फ और साउथ में देखा जाए तो यहाँ आता है गल्फ ऑफ ओमान। अब इन सब को देखते हुए एक मेजर क्वेश्चन सामने आता है कि आगे क्या हो सकता है। वेस्ट एशिया का सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है और ब्रॉडली 3 पॉसिबल सिनेरियोज एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला सिनेरियो आता है डी एस्केलेशन। इसमें डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो सकते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर, मीडिएशन बाय मेजर पावर्स या रीजनल डिप्लोमेसी के थ्रू टेंशंस ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकते हैं। ये सबसे स्टेबल आउटकम होगा। सेकंड सिनेरियो आता है लिमिटेड वॉर का। इस सिनेरियो में ईरान और इजराइल के बीच कंटिन्यूड मिसाइल एक्सचेंजेस, साइबर अटैक्स और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रह सकते हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट भी होता रहेगा लेकिन फुल स्केल वॉर तक नहीं पहुंचता। तीसरा सिनेरियो आता है रीजनल वॉर। ये सबसे डेंजरस सिनेरियो है। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो यूएस, ईरान, इजराइल
और गल्फ कंट्रीज भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में आ सकते हैं। इस सिचुएशन में वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट मल्टी कंट्री रीजनल वॉर बन सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बायलैटरल इशू नहीं है, इसका आउटकम ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को भी डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में ऑयल प्राइसेस $120+ भी हो सकते हैं और एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन सकता है इस वॉर की वजह से। अब एंड में क्विकली की टेक अवेज समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल इशू नहीं है। ईरान और इजराइल की राइवलरी अब ग्लोबल इम्प्लीकेशंस रखने लगी है। इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी मार्केट्स और ग्लोबल स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे है एनर्जी सिक्योरिटी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट्स पर टेंशन का मतलब है कि दुनिया के लार्ज स्केल पोर्शंस ऑयल सप्लाई रिस्क में आ सकते हैं। इससे ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉक्सी वॉर्स ग्रेजुअली डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहले ईरान और इजराइल मोस्टली हिजबुल्ला या हमस जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट फाइट करते थे, लेकिन जैसे हमने पहले देखा ये कॉन्फ्लिक्ट अब डायरेक्ट मिसाइल एक्सचेंज में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। और फोर्थ एंड फाइनली देखते हैं ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया जैसे मेजर पावर्स इस क्राइसिस में अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पोजीशंस ले रहे हैं। ये फ्यूचर ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर रेलिवेंट कंटेंट। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट एक्सप्लेन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।